हम लोकतंत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं लगातार पिछले 3-4 घंटों से। परसों भी चर्चा की, कल भी चर्चा की और आज भी हम डेमोक्रेसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। आज हम डेमोक्रेसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। आज हम एक नए प्रकार की डेमोक्रेसी करेंगे, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, विमर्शी लोकतंत्र। आज हम इस मुद्दे के ऊपर व्यापक और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। देखिए, इस लोकतंत्र को हम कई नामों से तो हम पुकार लेंगे और विभिन्न विद्वानों ने किस नाम से पुकारा है ये और चर्चा कर लेंगे। हम इसको विचार विमर्श वाला लोकतंत्र भी बोलते हैं। हम इसको आपसी परामर्श वाला लोकतंत्र भी बोलते हैं। हम इसको बातचीत वाला भी लोकतंत्र बोलते हैं। ये वो लोकतंत्र है जो लोकतंत्र में वोटों की बजाय आपसी विचार विमर्श को महत्वपूर्ण मानता है। हम सारी बहस बाद में शुरुआत करेंगे, पहले मैं ये बता दूं कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं। मैंने ये बताया तो विमर्शी लोकतंत्र कह लो, विचार विमर्श वाला कह लो, परामर्श वाला कह लो, या कौन सा लोकतंत्र, बातचीत वाला लोकतंत्र कह लो। अब एक बार हम सिर्फ नाम याद करेंगे, इसका तात्पर्य फिर हम समझेंगे बाद में। बहुत सारे विचारक हैं जो इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। उन विचारकों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधा यहीं से उठता है कि किस विचारक ने इस डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को नाम क्या दिया है। एक विचारक है जॉन ड्राइजेक। वो इस लोकतंत्र को डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। विचारणीय लोकतंत्र, ज्यादा फर्क नहीं है, वही है विचार विमर्श। डेलिब्रेटिव या इसको ऊपर क्या बोलते हैं, डिस्कोर्स। डिस्कोर्स से डिस्कर्सिव बना है। डिस्कोर्स होता है विमर्श। एक निश्चित मुद्दे के ऊपर जो विमर्श चलते हैं उनको डिस्कोर्स बोलते हैं, उसी से डिस्कर्सिव बना है। तो पहले पे आपको डिस्कोर्स बता दूं, आप बहुत बार नहीं डिस्कोर्स शब्द सुनते हैं कि ये ना फलां डिस्कोर्स चल रहा है आजकल। डिस्कोर्स तो वैसे ना एक निश्चित मेंटलिटी होती है जो हम किसी भी मुद्दे के ऊपर बना लेते हैं। जैसे एक लोग निश्चित सोचते हैं कि जो हिंदू होते हैं ना, वो ना डरपोक होते हैं, क्योंकि उनके धर्म में मूलते मूलते गीता को छोड़ के बहुत सारी जगह ना हिंसा की बजाय काय का वर्णन किया गया है, अहिंसा का वर्णन किया गया। तो आम हिंदू है ना, वो हिंसा से डरता है। ये क्या है, एक पब्लिक डिस्कोर्स है ये। फिर ये कहा जाता है, एक डिस्कोर्स ये चलता है, अमेरिका का डिस्कोर्स ले ले, कि जो अश्वेत होते हैं ना, वो ज्यादा बड़े विद्वान नहीं बनते, वो मानसिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं होते। ये श्वेतों का एक डिस्कोर्स है, उनका एक पब्लिक डिस्कोर्स बोले अपन जिसको, ये आम एक भावना जो चलती है। जैसे हमारे यहाँ पिछड़ों के बारे में या किसी जाति विशेष के बारे में ऐसे कुछ डिस्कोर्स चलते होंगे, ठीक है। जैसे एक जाति के लिए डिस्कोर्स ये चलता है कि वो तो पीछे से लात मारती है। मैं नहीं बताऊंगा वो कौन सी है जाति है ये राव सावन से इनको पता, इनके वाली जाति कहां से लात मारती है, पीछे से लात मारती है तो ये डिस्कोर्स होते हैं। और ये यही कह रहा था कि ये ना 8 दूनी 16 नहीं कहते, बल्कि 16 दूनी 8 कहते हैं ये वाले, है ना। ये पब्लिक डिस्कोर्स है इनके बारे में, ठीक है। ये कहते हैं आगे तो बुद्धि बाणी और पाछ तो बुद्धि जाट है, और 16 दूनी 8 है
ये पब्लिक डिस्कोर्स होता है इनके बारे में कि ये काम करते हुए ज्यादा सोचते नहीं है, कर देते हैं जो भी होता है। खैर ये मैं पब्लिक डिस्कोर्स की बात की थी, इनमें पढ़े लिखे लोग ने सब कुछ होते हैं, लेकिन एक ऐसा डिस्कोर्स तैयार कर दिया जाता है। खैर हम विमर्श की चर्चा करें। जॉन मैंने डिस्कोर्स से क्या बन गया, डिस्कर्सिव बन गया। ठीक है, जॉन ड्राइजेस को डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। आयरिस मेरियम यंग, कई बार आपने नाम सुना है इसका। इनकी एक पुस्तक हम बहुसंस्कृतिवाद में बार बार करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस, विभिन्नता की राजनीति या भिन्नता की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस। ये इसको कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी बोलती है, कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी। कम्युनिकेटिव होता है संचार, संचारणीय लोकतंत्र। विमर्शी लोकतंत्र को संचारणीय लोकतंत्र कौन बोलती है, आयरिस मेरियम यंग। क्योंकि इसमें ना जो जनता होती है वो आपस में क्या करती है, सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर एक दूसरे के साथ संचार यानी कम्युनिकेट करती है सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर। फिलिप पेटिट, ये इसको संघर्षपूर्ण लोकतंत्र बोलते हैं, या इस संघर्षपूर्ण लोकतंत्र, वाद विवाद वाला लोकतंत्र भी बोलते हैं इसको अपन। इसका एक नाम और उसने, इसमें क्या होता है, वाद विवाद वाला लोकतंत्र, वाद विवाद वाला लोकतंत्र ये भी कह सकते हैं। एक विद्वान है सिमोन चैम्बर, वो इसको रीजनेबल डेमोक्रेसी बोलते हैं। रीजन से बना है, रीजन होता है तर्क बुद्धि, इसी से रीजनेबल बना है, रीजनेबल डेमोक्रेसी। सिमोन चैम्बर्स, ये क्वेश्चन ध्यान रखना आप, इनके ये नाम है सिमोन चैम्बर्स, इसको रीजनेबल डेमोक्रेसी बोलते हैं। तर्क बुद्धि वाला लोकतंत्र जिसमें विवेक और काय का प्रयोग किया जाता है, तर्क बुद्धि। क्योंकि आपस में अगर आप कम्युनिकेट करोगे, आपस में डिस्कोर्स का तैयार करोगे, विचार विमर्श करोगे, तो क्या काय की जरूरत होगी, तर्क बुद्धि की। तर्क बुद्धि के बगैर विचार विमर्श नहीं होते, डिस्कोर्स आगे नहीं बढ़ता, डेलिब्रेटिव मुद्दा आगे नहीं बढ़ता। हमने एक क्वेश्चन यहां तैयार कर लिया कि विमर्शी लोकतंत्र को और किस किस नाम से पुकारा जाता है। आप ये याद नाम भले ही नहीं करें, लेकिन ये नाम इंग्लिश में एक ही नाम याद कर ले। कौन सी डेमोक्रेसी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। इंग्लिश में तो एक ही नाम होगा, हिंदी में ये सारे नाम हमने कर लिए, लेकिन ये नाम तो अलग अलग दिए हैं, ये तो याद है, करने ही होंगे। ये तो जॉन ड्राइजेक की पुस्तक है, डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी पुस्तक है इनकी है। आयरिस मेरियम यंग की कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी है, फिलिप पेटिट की संघर्षपूर्ण लोकतंत्र है, और सिमोन चैम्बर्स का रीजनेबल डेमोक्रेसी है, तर्क बुद्धि मूलक लोकतंत्र है ये। अब हम हमारे शब्दों के आने के बाद अब हम बिल्कुल तैयार है इस मुद्दे को समझने के लिए। तो पहले मौखिक रूप से इस मुद्दे को समझते हैं कि विमर्शी लोकतंत्र है क्या। देखिए, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा संकट है कि ये अपने आप को सिर्फ कहां तक सीमित कर लेता है, वोट डालने तक सीमित कर लेता है। एक दिन हम ऐसे आंख मुसलते हुए, गिद्ध निकालते हुए कहां पहुंच जाते हैं, वोट देने पहुंच जाते हैं। अब हमें ना बिल्कुल भी हमने डिस्कोर्स नहीं किया कि हमें किसको वोट देना है, क्यों देना है, काय को देना है। वहां जाके भाईला आपने जाति को कौन खड़ी हुई है, वो खड़ी है, ओ लो ठोक दियो, चोर था, गुंडा था, लुटेरा था, हमें कोई मतलब है नहीं है, हमारे जाति का है, धर्म का है, उसको वोट दे आओ। इसका तात्पर्य है कि प्रतिनिधियों के बारे में उससे पहले हमने डिस्कोर्स में भाग नहीं लिया था। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों जो मुद्दे हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन हम उनमें भाग नहीं लेते। हम तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी का तात्पर्य है कि 5-4 साल में जब वोट होते दिन क्या डाले आओ, वोट, और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। ये अच्छा लोकतंत्र है। हम अपने प्रतिनिधियों के बारे में, उनकी मंशा के बारे में, सार्वजनिक मुद्दों के उनकी राय के बारे में, खुद हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, हमारी इच्छाएं क्या है, उनके बारे में हम बोल ही नहीं पाते। तो ऐसा लोकतंत्र कोई काम का नहीं होता। तो क्या फिर प्रतिनिधि या तो लोकतंत्र को हटा दिया जाए? नहीं नहीं, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में अगर आपको विकास करना है ना, उसको और ज्यादा अच्छा बनाना है, तो उसमें क्या घुसाना पड़ेगा, विमर्श घुसाना पड़ेगा।
कहां से विमर्श घुसना शुरू होता है? जैसे ही कोई राजनीतिक दल की आप सदस्यता लेते हैं, कोई राजनीतिक दल आता है, वो अपने प्रतिनिधियों का चयन करता है, वहीं से डिस्कोर्स शुरू हो जाना चाहिए। वो जब नीतियां लेके आते हैं, नीतियों को फाइनलाइज करते हैं, जब संसद में बहस होती है, तो कुल मिला के जो भी सार्वजनिक मुद्दे हैं वो बिना बहस के आगे नहीं बढ़ने चाहिए। जनता को उनके ऊपर सार्वजनिक बहस करनी चाहिए, सार्वजनिक बहस में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लेना चाहिए, तब एक डेमोक्रेसी कंप्लीट होती है। हमारे यहाँ बड़े बड़े मुद्दे बिना किसी डिस्कोर्स के सल्टा दिए जाते हैं। कई बार तो संसद तक में बहस नहीं होने देते उन मुद्दों की, आम जन की बहस तो अलग है। तो ये एक वो लोकतंत्र है जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की बहुमत वाली कमियों को दूर करता है। ये इसमें वोट सेंट्रिक वाले मुद्दे की कमी को दूर करता है। इसमें आम जनता, आम आदमी, सभी संस्कृतियों के लोग, बहुसंख्यक भी और अल्पसंख्यक भी, समानता और स्वतंत्रता पूर्वक सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर बहस में सक्रिय भागीदारी करते हैं। अब जब ऐसा होता है ना, तो सरकारें सचेत हो जाती है। अब सरकारों के ऊपर किसका नियंत्रण बढ़ जाता है? जनता का नियंत्रण बढ़ जाता है। लोकतंत्र पहले से ज्यादा अच्छा हो जाता है, ज्यादा व्यापक हो जाता है। और हमें भी हर मुद्दे की क्या पैदा हो जाती है? समझ पैदा हो जाती है। अब देखें, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी भारत के संदर्भ में लागू करके देखें। 3 कृषि कानून बने थे, ठीक है। जब कानून बन गए ना, तब उस पे क्या शुरू हुआ? विमर्श शुरू हुआ। और इतना घटिया विमर्श शुरू हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं थे। जो विरोधी पक्ष न था उसके पास तर्क नहीं थे। जो पक्ष इसका विरोध कर रहा था तीनों का, उनके पास तर्क थे। वो होने चाहिए तर्क, वो विवेकशील तर्क थे। वो ये कह रहे थे इन 3 कृषि कानूनों से क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। इस मुद्दे को वो आगे बढ़ा रहे थे कि फला फला जगह ऐसे कानून बनाए गए, बिहार में बनाए गए, मंडियों को समाप्त किया गया, सब चीजों को खोल दिया गया। इसका परिणाम बिहार में क्या निकला और पंजाब में और हरियाणा में क्या निकला। बहुत सारे तुलनात्मक आंकड़े आए। एक तो वो पक्ष था जो इनके प्रभावों को बता रहा था तथ्यात्मक तरीके से, विवेकशील और तर्कपूर्ण तरीके से, एक सार्थक बहस चल रही थी। दूसरा था सोशल मीडिया का बड़ा पक्ष और गोदी मीडिया का बड़ा पक्ष, जो ये कह रहा था कि ये है, ये कौन है? ये वो हैं जो भारत माता की हेठी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पंजाब के किसके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है? खालिस्तानियों के समर्थक हैं, क्योंकि उनके पास विरोध में तर्क नहीं थे। तो अब दायित्व तो क्या बनता है? अच्छा विमर्श तब शुरू होता है जब आपके सामने तथ्य रखे जाते हैं, तो आप भी उनके सामने क्या रखो? तथ्य। इन पूरे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो बातें हुई ना, उन लोगों के पास फैक्ट्स नहीं थे, उनके पास भावनाएं थी। विवेकपूर्ण विमर्श के अंदर भावनाएं नहीं चलती, बल्कि क्या चलते हैं? रीजनेबल डेमोक्रेसी होती है, तर्क बुद्धि चलती है इसके अंदर। तो मैंने कहा क्या होता है वो था, अगर उसके ना सार्थक बहस होती, एक तरफ समर्थक हो जाती और दूसरी तरफ विरोधी हो जाते। कोई किसी पे आरोप नहीं लगाता, घटिया आरोप दबाने की कोशिश नहीं करता। इसमें क्या किया गया? जो विरोधी खड़े हुए थे ना, उनको ताकतपूर्वक दबाने की कोशिश की गई। इन्हीं में से किसी आदमियों ने, एक उन्हीं का खड़ा किया हुआ आदमी था, वो कोई खालिस्तान का झंडा फहराया, तो पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। वो तो समय रहते पहचान लिया कि इनका ही आदमी था, वही झंडा लगा रहा था। तो ये कोई अच्छे डिस्कोर्स नहीं होता, ये अच्छा विमर्श नहीं होता। अच्छा विमर्श वो होता है कि तर्क को तर्क से काटा जाए, तर्क को आगे बढ़ाया जाए। अगर आप विरोधी पक्ष सही बात कह रहे हैं तो आप उसको क्या करें? स्वीकार करें, अपने हृदय को बड़ा रखें। तो एक मजेदार चीज देखिए कि विमर्शी लोकतंत्र में 3 चीजें पाई जाती है। इसमें स्वतंत्रता पाई जाती है, समानता पाई जाती है और इसमें बंधुत्व पाया जाता है। हम देखें तीनों चीजें कैसे पाई जाती है कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में आप अपनी बात रखने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अगर आपको कोई भी सार्वजनिक मुद्दा है, उसके ऊपर आपके विरोधी विचार हैं, तब भी आप रखने के लिए क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। हमारे यहाँ ये भारी संकट है, जैसे कोई स्वतंत्र आवाज उठती है, उसको वामपंथी आवाज कह के, उसको राष्ट्रवाद का विरोधी आवाज कह के, उन आवाजों को क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, बल्कि विरोधी आवाजों को स्वतंत्रता होती है कि वो खुलकर कहां आए? सामने आए। नंबर 1।
दूसरा, इसमें समानता होती है। यह नहीं है कि बहुसंख्यक ज्यादा बोलेंगे और अल्पसंख्यकों की आवाजों को दबा दिया जाएगा। सभी संस्कृतियों को इसमें बोलने का, बातचीत में हिस्सा लेने का, अपने व्यूज रखने का क्या होता है, पूरा अधिकार होता है, समानता होती है। तीसरा होता है बंधुत्व। जब आप डिस्कोर्स करते हैं, जब आप डेलिब्रेशन करते हैं, जब आप विचार विमर्श करते हैं, जब आप परामर्श करते हैं विभिन्न मुद्दों के ऊपर, तब आप में हार्मनी होनी चाहिए, आपस में सामंजस्य पूर्वक बात होनी चाहिए, आप में बंधुत्व के भाव होने चाहिए, आप में सौहार्द होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। ये नहीं है कि आप, जैसे आपने टीवी पे देखा होगा, ये क्या करते हैं, थोड़ी देर तो चर्चा करते हैं सार्थक, फिर तेरे को देख लेंगे और ये करेंगे, इतनी निरर्थक चर्चाएं करते हैं जिसके पीछे कोई आधार नहीं होता, और अगले की बात सुनना ही पसंद है, नहीं करते। बंधुत्व में क्या होता है, आप अपनी बात कही और मैं अपनी बात कहूंगा, तो इसमें सामंजस्य होता है, आपस में एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना होती है कि अगर मेरी बात भी सही है तो सामने वाले की बात भी सही हो सकती है। तो ऐसे करके इसमें स्वतंत्रता, समानता, कितने गुण पाए जाते हैं, बंधुत्व, तीनों के गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे माहौल को हम क्या बोलते हैं, विमर्शी लोकतंत्र का माहौल बोलते हैं। अब हमारे मुद्दा समझ में आ गया है कि आज तक हम लोकतंत्र उसको कहते आए थे जो वोट सेंट्रिक था। तो आज तक हमारा जो लोकतंत्र था वो क्या था, हमारा नहीं मतलब संसार में, वो वोट सेंट्रिक था। अब हमें इसे वोट सेंट्रिक के साथ साथ के अलावा क्या करना होगा, टास्क सेंट्रिक, बातचीत केंद्रित करना होगा। अब मैं इस बातचीत केंद्रण का तरीका बताता हूं। राजस्थान में आप दो जगह टास्क सेंट्रिक डेमोक्रेसी देखते हैं बहुत ज्यादा। एक तो ये झुंझुनू में चलती है बहुत ज्यादा। झुंझुनू के लोग हर एक मुद्दे पे क्या करते हैं, राजनीतिक मुद्दे के ऊपर बहस करते हैं, अखबार पढ़ते हैं डेली। अखबार पढ़ने के बाद जब भी बैठेंगे ना, तो निरर्थक मुद्दों पे बहस नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, आज अमेरिकन राष्ट्रपति ने क्या क्या खबर पढ़ के आते हैं, तो अमेरिकन राष्ट्रपति शुरू करते हैं वो, फिर चीन होते हुए और कहां घुस आते हैं भारत में, मोदी ने क्या कहा, राहुल गांधी, फिर अपने लोकल लेवल के ऊपर आ जाते हैं और फिर यहां से वहां हर मुद्दे की चर्चा करते हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, और या फिर ऐसी चर्चाएं नागौर के लोग करते हैं, बाकी लोग नहीं करते ऐसी चर्चाएं। तो वहां क्या पाई जाती है, उन लोगों में ऐसी वो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के गुण पाए जाते हैं। हर मुद्दे के ऊपर क्या करना, चर्चा करना और बहस करना तर्कपूर्वक। तो आप कभी उनकी बातें सुनना, वो ना राजनीति के वो ये कर दे, वो बहुत ही तेज बोलते हैं, झुंझुनू वालों को भी देखा होगा, वो उस बहस से ही सीखे हैं सारी चीजें। तो उनका गुण है ना, वो शुरुआत से ही उनके पैदा हो जाता है, जब वो शुरू से चौकियों के ऊपर और जब पंडाल में चौक पे बैठने लगते हैं वहीं से चीजें शुरू हो जाती है। तो ये वोट सेंट्रिक की बजाय क्या है, टास्क सेंट्रिक है। इसमें बहुमत महत्वपूर्ण नहीं होता, इसमें महत्वपूर्ण होती है राय क्या है आपकी किसी भी मुद्दे के ऊपर, ये सुनी जाती है आपकी। इसमें क्या हावी नहीं होता, बहुसंख्यकवाद हावी नहीं होता, बल्कि कौन सी आवाजों को भी महत्व दिया जाता है। हो सकता है अल्पसंख्यक आवाजें भी सत्य है बोल रही हो, उनको भी महत्व दिया जाता है। तो ये मतदान केंद्रित लोकतंत्र नहीं होता, वोट सेंट्रिक डेमोक्रेसी नहीं होती ये वाली। तो क्या ये प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र नहीं होता? कि फिर लोकतंत्र ये चलता कैसे इस वाले में? देखिए, होते तो हमारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन प्रतिनिधि मन इच्छित निर्णय नहीं ले सकते। जैसा कि कौन कह के गया था, शुम्पीटर, कि लोकतंत्र कुछ नहीं है, वोट डालना है और अभिजनों का चुनाव करना है, बाकी जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, अभिजन करेंगे। लोकतंत्र जनता को सीमित करता है, उसकी भावनाओं को असीमित नहीं करता। ये उसका विरोध करते हैं कि जनता सिर्फ वोट नहीं डालेगी, बल्कि हर सार्वजनिक मुद्दे पर बहस करके उसका निष्कर्ष निकाल के अपने प्रतिनिधियों को बताएगी कि अब आपको ऐसा करना है। उसके अकॉर्डिंग प्रतिनिधि आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए फिर कानून बनाएंगे। कानून बनाने से पहले, नीतियां बनाने से पहले, बजट बनाने से पहले, कोई भी निर्णय करने से पहले उस मुद्दे के ऊपर पहले बहस होगी, सारे लोग उस पर अपनी अपनी राय देंगे और उस राय के बाद जो एक कॉमन निष्कर्ष निकल के आएगा उसको लागू किया जाएगा। प्रतिनिधि मन मर्जी से कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे लोकतंत्र को हम कौन सा लोकतंत्र बोलते हैं? ये प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में सुधार करने का एक तरीका है, लोकतंत्र को विस्तृत करने का एक तरीका है। अब इसका आगमन कब हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका आगमन हुआ जब वियतनाम वार हुआ, अमेरिका में हुआ इसका आगमन। हम इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं कि
हम मैंने कहा कि इस डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का आगाज कहां से हुआ? अमेरिका से। एक पुस्तक है अमर्त्य सेन की, आर्ग्यूमेंटिव इंडिया। तो देखिए, हम दरअसल कुछ नहीं है हमारा, हम क्या है कि वैश्विक संप्रभुता हमारे पास नहीं है, हमारे पास हेजेमनी नहीं है, हम पूरे संसार को नियंत्रित नहीं करते। बाकी हम भी बहुत से मामलों में पीछे नहीं है। आर्ग्यूमेंट करना तो भारतीयों के कहां है, पीढ़ियों से ही है, ये कहना है अमर्त्य सेन का। चाहे हम कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, हमेशा हमने आर्ग्यूमेंट को क्या रखा है, जिंदा रखा है। चाहे अंग्रेजों से डरते भी थे ना, तो भी हम ऐसे लोक मिथक, लोक कहानियां, लोक कथाएं गाते थे, जिनमें अंग्रेजों का हम क्या करते थे, विरोध करते थे। चाहे वो जाहर वीर की गाथाएं गाते थे, चाहे कुछ भी गाते थे, करते हम जरूर थे, आर्ग्यूमेंट जरूर किया करते थे। जहां भी कोई गलत काम होता था, निरंकुशता होती थी, तानाशाही होती थी, वहां खैर हम तो, हमारी तो है नहीं ना, देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो हर चीज फिर कहां पैदा होती है, अमेरिका में ही पैदा होती है, क्योंकि इसकी हेजेमनी है। अब अमेरिका में 3 मुद्दे हैं जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया, याद नहीं करना अपने को। देखिए, यहां वियतनाम वार हुआ, यहां एसवेतों ने आंदोलन चलाया, नागरिक अधिकार आंदोलन। और यहां हिप्पी कल्चर आई 1960 से 70 के मध्य। हिप्पी कल्चर, इन सब की चर्चा कर लेते हैं। वियतनाम वार पता है आपको, 1954 में जब फ्रांस वियतनाम से भाग गया, तो वहां कौन घुस गया, अमेरिका घुस गया। और बड़े मुश्किल से कब निकला, 1974-75 में निकला, बड़ी मुश्किल से वहां से। नागरिक अधिकार आंदोलन एसवेतों ने चलाया था अपने नागरिक अधिकारों के लिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में चला था। जब यहाँ के एसवेत भी गरिमा का, समानता का, रोजगार का, नेतृत्व का, इज्जत का अधिकार मांग रहे थे। फिर वहां आई हिप्पी कल्चर। हिप्पी कल्चर में युवा नशेड़ी हो गए, चरित्र उनका जीरो हो गया, और वो शीत प्रवास के ऊपर से चले गए। नशे करना, मजे करना, अपराध करना, चोरियां डालना, अजीब सा समाज बन गया था। और उन्होंने सोशल वैल्यूज को मानना, सामाजिक मूल्यों की क्या शुरू कर दी थी, सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों की अवहेलना शुरू कर दी थी। तो ऐसा ही इसको हम कौन सी कल्चर बोलते हैं, हिप्पी कल्चर। जट बधा लेना और इस गांठे छिलगा लेना, गांजा फूकना सारे दिन, नशा करना, टोपियां छिलगा लेना, फटी हुई जींस पहनना, ठीक है, गंदे से जूते पहनना, लंबे लंबे नोक वाले वो सारे, और क्या फूकना सारे दिन, गांजे की सिगरेटें फूकना, मस्त रहना, दम मारो दम, गाना सुना ना, वो सेम सिस्टम, धुआं ही धुआं चारों ओर, है ना। वो कौन सी कल्चर होती है, वो हिप्पी कल्चर होती है। तो अब इसका ये था क्या, दरअसल ये क्यों आया ये सारा? अमेरिका की जनता को पता ही नहीं था कि वियतनाम वार में मुद्दा क्या है। या तो डिस्कोर्स होता, डेलिब्रेशन होता, विचार विमर्श होता कि ऐसे करके फ्रांस भाग गए, हमें दखलंदाजी करनी है या नहीं करनी। एक तरफा सरकार ने जनता को कहा कि संकट में आ गए हैं, वरना रशिया बढ़ जाएगा और चीन बढ़ जाएगा और वियतनाम पे तो जाना जरूरी है। तो फिर वहां का उस टाइम जो विदेश मंत्री था, स्टेट सेक्रेटरी जॉन फोस्टर डलेस, वो बोला कि एक प्रभाव पैदा होगा जो इसमें फिजिक्स में पैदा होता है, डोमिनो थ्योरी, कि अगर एक कण चालू हो गया, दूसरा कण ऐसे करके क्या बन जाएगी, एक सीरीज। अगर वियतनाम गिर गया तो सिंगापुर गिर जाएगा, लाओस गिर जाएगा, कंबोडिया गिर जाएगा, इंडोनेशिया गिर जाएगा, फिलीपींस गिर जाएगा, थाईलैंड गिर जाएगा। एक के गिरते ही सारे गिर जाएंगे। अगर एक वियतनाम साम्यवादी हो गया तो आसपास के सारे आसियान देश, जिनको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व के देश, ये सारे क्या हो जाएंगे, साम्यवादी हो जाएंगे। तो अगर वियतनाम को रोक लिया तो सारा ही रुक जाएगा, तो फिर ये डोमिनो इफेक्ट चालू नहीं होगा। ठीक है, जनता को ऐसे मूर्ख बनाया, वियतनाम कूद पड़े। बाद में पता चला कि यहां इन्होंने किया क्या था, न केवल इन्होंने वियतनामियों को बुरी तरह से मारा, वहां प्रकृति का क्षरण कर दिया, और दूसरा बड़ा काम किया कि वहां श्वेतों को भेजा ही नहीं, वहां किसको भेजा, श्वेतों को भेजा। तो फिर बेंजामिन बार्बर ने और नोम चोम्स्की जैसे लोगों ने डिस्कोर्स खड़ा किया, पुस्तकें लिखी, लेख लिखे, और सेमिनारों में गए और भाषण दिए। तब जाके अमेरिका की जनता को समझ में आया कि अमेरिका की सरकार ने कितनी बड़ी गड़बड़ कर रखी है, जनता को बिना बताए।
दूसरा कौन सा? क्यों छिड़ा? क्योंकि अश्वेतों की आवाज को महत्व ही नहीं दिया जाता था। सारा जो डिस्कोर्स था उसके ऊपर श्वेतों का कब्जा था। ठीक है, इनको तो भागीदारी नहीं थी किसी मुद्दे पे, तो बोल ही नहीं सकते थे। जब बोलने का मौका ही नहीं मिला इनको, लोकतंत्र था लेकिन वोट से तो हुआ नहीं, वो तो बहुसंख्यकवाद में बदल गया, क्योंकि गोरे ज्यादा हैं तो सरकार किसकी बातें सुनती थी? गोरों की। तो अश्वेत बात कैसे सुनाई? तो उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन छेड़ दिया। युवाओं ने गुस्से में आके और फिर ब्लैक पैंथर आंदोलन छोड़ दिया, काला चित्ता आंदोलन छेड़ दिया। और फिर कौन सी कल्चर आ गई? जब युवाओं को लगा कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हम तो बस खड़े बड़े हो गए, बस ठीक है, हमारी न तो हमारे घर वाले पूछते हैं, न सरकार पूछती है, न समाज पूछता है, न कॉलेज में जाते हैं वहां इज्जत है, तो हम क्या करें? फिर इन सब समाज से अलग होके और वो भी हिप्पी कल्चर के अंदर आ गए, उनमें निराशा घर कर गई। क्यों? क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी गई। तो ये सारा कुछ हुआ क्यों? क्योंकि समाज में सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर विमर्श क्या हो गया था? बंद हो गया था। कुछ ही लोग थे जो विमर्श को अपने हिसाब से चला रहे थे, आम जनता इसमें कोई भागीदारी नहीं कर रही थी, क्योंकि अमेरिका के सरकार ने यह सोच लिया था कि अमेरिका की जनता तो स्लीपिंग डॉग्स है, जैसा कि आमंड और सिडनी वर्बा कह गए, इन स्लीपिंग डॉग्स को क्या जगाना। तब फिर वहां ये आया कि अब हम जाग गए हैं तो आपको काय में भागीदारी करनी चाहिए? विमर्श में भागीदारी करनी चाहिए। तो ये वो कुछ थे जिन्होंने विमर्श को बढ़ावा दिया अमेरिका में। और फिर 1980 में एक विद्वान था जोसेफ एस बासेट, ये तो पूछा हुआ है एक बार, इसने एक लेख लिखा डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, विमर्शी लोकतंत्र। और उस लेख में पहली बार कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? विमर्शी लोक। तो विमर्शी लोकतंत्र शब्द का प्रेरक कौन है? जोसेफ एस बासेट। ठीक है, अब ये प्रेरित किससे है? मैंने कहा ये वो परिस्थितियां थी जिन्होंने पृष्ठभूमि में जाके विमर्शी लोकतंत्र को पैदा किया। अब किससे प्रेरणा लेता है, हम इसकी चर्चा करते हैं। किससे प्रेरित है ये प्रेरित है एथेंस के लोकतंत्र से। जब पेरिक्लीज ये कहता है, जो कि जिसे हम लोकतंत्र का पिता कहते हैं, कि आपको क्या करनी पड़ेगी? लोकप्रिय सहभागिता करनी पड़ेगी, सार्वजनिक कार्यों में आप सहभागिता कीजिए, बोलिए आप सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर। पेरिक्लीज ने जब ये कहा, और जब अरस्तु ने ये कहा कि नागरिक वो होगा जो सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय रहेगा, तो ये फिर जब सार्वजनिक कार्यों में सक्रियता की चर्चा हुई तो अरस्तुवादी गणतंत्र आया। ऐसा गणतंत्र, अरस्तुवादी गणतंत्र। तो जब सक्रियता की चर्चा हुई, सक्रियता के साथ साथ आप में क्या होने चाहिए? सद्गुण होने चाहिए। और सद्गुणों के लिए आप में क्या होने चाहिए? विवेकशीलता तो जरूरी है। अगर आप विवेकशील नहीं हैं, बुद्धिमान नहीं हैं, तार्किक नहीं हैं, तो सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी नहीं कर पाएंगे। भाई आप विधायिका में कानून बनाने जा रहे हैं और आपकी तर्क बुद्धि आपके पास है ही नहीं, तो क्या होता है? नागरिकों के पास अवकाश होता है, अवकाश का प्रयोग वो स्वाध्याय में और सद्गुणों के विकास में करते हैं। और जिसमें जितने ज्यादा धीरे धीरे सद्गुण विकसित हो जाएंगे, उनमें विवेकशीलता और बुद्धि उतनी ही ज्यादा आती जाएगी, फिर वो सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी करेंगे। तो विवेकशीलता, सद्गुण और सक्रियता अति आवश्यकता, किसने कहा? और यही चीजें काय में मिलती है? विमर्शी लोकतंत्र। मैंने कहा इसमें तभी तो आप तर्क कर पाओगे, तभी अपनी बात रख पाओगे, जब आप में क्या पाई जाएगी? सार्वजनिक मुद्दों के प्रति विवेकशीलता, तर्क और बुद्धिमत्ता पाई जाएगी, समझ पाई जाएगी। अब आपसे कहेंगे चलो किसान मुद्दों पे क्या करते हैं? बहस शुरुआत करते हैं। हमारे तो आदत ही नहीं है, हम किसान थे, हमने खुद ने डीपली नहीं पढ़ा कि इन कानूनों के अंदर क्या था। इसका मतलब हमारे यहाँ विमर्श की परंपरा नहीं है। क्यों? हमें पता है कि हमारे विमर्श करने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। हम आगे चर्चा कर लेंगे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। इसके बाद हम अरस्तु के बाद हम किसको देखते हैं? रूसो भी ऐसी चर्चाएं करता है। जब आप सार्वजनिक इच्छा बनाते हो, क्या करते हैं? उनके अंदर आप भागीदारी करते हैं। जब आप जेएस मिल की चर्चा करते हैं, जेएस मिल कहता है कि जब आप लोकतांत्रिक निर्णयों के अंदर राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं तो आपके व्यक्तित्व का क्या होता है? विकास होता है। विकासात्मक लोकतंत्र किया था आपने, देखा होगा, व्यक्तित्व का विकास होता है। और ऐसी ही बातें बोलती है हन्ना आरेंट। हन्ना आरेंट कहती है कि जब तक आप सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी नहीं करेंगे तब तक तानाशाही पनपती रहेगी।
तो टोटलिटेरियनिज्म पनपता क्यों है? क्योंकि हम सार्वजनिक क्षेत्र में विमर्श में भाग नहीं लेते, गलत बातों का विरोध नहीं करते, हम देखते रहते हैं। हम सोचते हैं दूसरों के घर पे आग लगी है तो हमारा घर तो सेफ है, देखते हैं कि यदि तानाशाही की आंधी आती है और हमारे घर को भी जला देती है। तो ऐसी ही बातें हन्ना अरेंट बोलती है, ये भी सार्वजनिक विमर्श, सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक विवेक को आवश्यक मानती है। सार्वजनिक विवेक कौन सा होता है? सार्वजनिक विवेक ऐसा विवेक जो सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर समझ रखता, जो सार्वजनिक हित की समझ रखता, उसको हम कौन सा विवेक बोलते हैं? सार्वजनिक विवेक। कि चलो किसान कानूनी करते हैं, जो लोग इनको डीपली पढ़ा था उन्होंने ये देखा कि इससे किसानों को क्या होगा? नुकसान होगा, एक बड़े वर्ग को नुकसान होगा। तो उनके अंदर कौन सा विवेक था? सार्वजनिक विवेक था। सार्वजनिक मुद्दों की समझ होना, उनके ऊपर सोचना, चिंतन करना, तर्क करना क्या कहलाता है? सार्वजनिक विवेक कहलाता है। सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर सोचना, तर्क करना। देखिए अरस्तु का जो नागरिक है वो क्या करता है? उसमें सार्वजनिक विवेक होता है, वो सक्रिय भागीदारी करता है और पूरे जनता के कल्याण के लिए कानून बनाता है, उसको सार्वजनिक विवेक बोलते हैं। तो इसको ये पेरिकलीस से, अरस्तु से, रूसो, जेएस मिल, हन्ना अरेंट, इन सब से प्रभावित है। और कुल मिला के इस पर किसका प्रभाव है? एथेंस के लोकतंत्र का प्रभाव है। एथेंस के लोकतंत्र में नागरिक सक्रिय भागीदारी किया करते थे, हर मुद्दे पे बहस किया करते थे। वो एक्सलीशिया में जाते थे, यानी विधायिका में जाते थे, और कानून निर्माण से पहले पूरी सार्वजनिक समानतापूर्ण स्वतंत्रतापूर्वक बहस होती थी, उसके बाद कानून को अंतिम रूप दिया जाता था। अब आप बताओ कि एथेंस के लोकतंत्र में और वर्तमान जो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है उसमें गड़बड़ क्या है? दोनों के अंदर एक में क्या गड़बड़ है? वर्तमान प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में गड़बड़ क्या है? सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर व्यापक बहस नहीं होती, सिर्फ हाथ खड़े किए जाते हैं। बहुत सारे एमपीज और एमएलए तक को नहीं पता होता कि कानून में हुआ क्या है, किसको नुकसान हो रहा है और किसको फायदा हो रहा है। उनको तो कहा हुआ है व्हिप जारी हो गया है, आज फला मुद्दे के ऊपर पार्टी को यह स्टैंड लेना है, नहीं लिया तो आपको पार्टी से बाहर कर देता। व्हिप जारी हुआ, सारे उनका एक ही काम होता, क्या खड़ा कर दे? हाथ खड़ा कर दे। वो कभी भी अपनी बुद्धि का जोर नहीं लगाते कि अपना कुछ नहीं करना, और खड़े हो कहा हाथ खड़े कर दे, इतना काम करते हो। तो इनको सार्वजनिक मुद्दों की उनके ऊपर समझ नहीं होती। ये जरूरी है समझ पैदा करना हर एक के अंदर। तो हमने किसकी चर्चा की? जोसेफ बासेट जो इस शब्द को लेके आया, एथेंस के लोकतंत्र से प्रभावित है, पेरिकलीज वाला। और ये एक होता है कि ये जो जेफरसन है, अमेरिकन राष्ट्रपति है जेफरसन, इसकी जो हार्मनी की बात है, काय की बात है? सामंजस्य की बात है। अब होता क्या है, आपने देखा होगा कि कई बार ये विमर्श चलता नहीं, थप्पा मुक्की में चेंज हो जाता है, आपने ये भी देखा होगा। तो विमर्श से वास्तव में जो विमर्श होता है वो थप्पा मुक्की में चेंज नहीं होता। आप अपनी बात कह दी, उसके बाद आप चुप हो जाओ और अगले की बात को ध्यानपूर्वक सुनो। आप फिर आप देखेंगे, आप दोनों की तुलना करो कि कौन सही है, और अगर आप गलत है तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप क्या है, गलत है। ये नहीं कि मैं गलत हो गया तो मेरी हेठी हो जाएगी, इसलिए आप अपने गलत है ना तो भी स्टैंड लेते रहते हैं, तो भी स्टैंड लेते रहते हैं। ये विमर्श में नहीं चलता। अगर आप गलत हैं तो आप क्या मानो? अपनी गलती, और अगले की बात को स्वीकार कर लो। ये नहीं है कि आप अपने अहम और घमंड की वजह से अपनी गलत बात को क्या साबित करते रहो, फिर तो विमर्श कभी पूरा ही नहीं होगा, फिर तो विवाद चलता ही रहेगा। सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर एकता कैसी आएगी? फिर ये गड़बड़ नहीं करनी है। आपको क्या रखना है? जेफरसन बोल के क्या रखना है? सामंजस्य रखना है। तो ये पेरिकलीज, एथेंस का लोकतंत्र और जेफरसन का सामंजस्य है, अरस्तु के सद्गुण, विवेकशीलता, ये सारी चीजें मिलती है तो कौन सा लोकतंत्र बनता है? विमर्शी लोकतंत्र बनता है। अब हम चर्चा करेंगे कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने विमर्शी लोकतंत्र को आगे बढ़ाया। उन विद्वानों की चर्चा करते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर। विमर्शी लोकतंत्र वाले विद्वान।
देखिए जॉन रोल्स, डोवर्किन को हटा देना, मैं माफी चाहूंगा। हेबरमास, एमी गुटमन व थॉम्पसन है, डोवर्किन नहीं इसमें, ये हटा देना अपन, एमी गुटमन और थॉम्पसन। और उसके बाद कोहेन व रोजर, ये सारे विद्वान। हम और भी हैं, वेन हबीब है, हाँ साइला वेन हबीब है, जॉन उलस्टर है। ठीक है, जितने बड़े बड़े याद रह जाए उतने याद रख लो एक बार आप। कोहेन है, ठीक है, जोशुआ कोहेन है, ये सारे, जॉन रोल्स, हेबरमास, एमी गुटमन और थॉम्पसन, कोहेन और रोजर्स, बेन हबीब। इससे पहले हम हन्ना रेंटे की चर्चा कर चुके, हन्ना रेंटे की और चर्चा कर लेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र और कितनी गतिविधियां, 3, लेबर, वर्क और एक्शन। विमर्श में क्या होता है, एक्शन होता है। चलिए ठीक है, वो आप चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं, किससे शुरुआत करें, जॉन रोल्स। जॉन रोल्स की पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। और इसको चलो और आसानी से समझ लेते हैं। आप ये बताएं, 1971 की इसकी पुस्तक कर लेते हैं, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसमें न्याय के नियम कैसे बनते हैं, स्वतंत्र विवेकशील वार्ताकार होते हैं। न्याय के दोनों नियम बनाने से पहले वापस में क्या करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक विचार विमर्श करते हैं। वही है विमर्शी लोकतंत्र। इन आपको सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर निर्णय करना है तो सारे लोग विवेकशील वार्ताकार है, वो वही तो है, वो विवेकशील वार्ताएं करते हैं। और एक न्याय के कितने नियम बनाते हैं, 2 नियम, वही है। इस पुस्तक में विमर्शी लोकतंत्र की चर्चा है। वो कहते हैं कि ये जो इसको वो संवैधानिक लोकतंत्र बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी या संवैधानिक लोकतंत्र, कि एक संवैधानिक लोकतंत्र होता ना, वो विमर्शी लोकतंत्र की तरह होता है। इस विमर्शी लोकतंत्र के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। एक तो आप में क्या होना चाहिए, सार्वजनिक विवेक होना चाहिए। सार्वजनिक विवेक का तात्पर्य है कि आप में सार्वजनिक मुद्दों की समझ होनी चाहिए। नहीं है तो विकसित कर लो, तो हो जाती है विकसित। आप जैसे ध्यान लगाते हैं सार्वजनिक मुद्दों पे, अखबार पढ़िए, खुद सोचिए, समझिए क्या गलत है क्या सही है, थोड़ा सोशल मीडिया का यूज कर लीजिए, टीवी पे देखिए, निष्पक्ष न्यूज़पेपर्स, निष्पक्ष टीवी चैनल, निष्पक्ष सोशल मीडिया पे जाइए, आपको सभी मुद्दों की व्यापक समझ पैदा हो जाएगी। सार्वजनिक विवेक होता है। दूसरा है, सार्वजनिक विवेक को बढ़ावा देने के लिए क्या होनी चाहिए, संस्थाएं भी तो होनी चाहिए। कुछ संस्थाएं क्या करती है, विभिन्न देशों के अंदर आपके विवेक को, सार्वजनिक बहस को दबाने की कोशिश करती है। जैसे ही कोई बोलता है उसके ऊपर केस कर दिया जाता है, तो कभी पुलिस, कभी ईडी और कभी सीबीआई डिस्कोर्स को क्या करती है, दबा देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वो क्या करेगी, इस डिस्कोर्स को क्या देगी, बढ़ावा देगी, दबाव डाल के उसको समाप्त नहीं करेगी। तो ऐसी संस्थाएं जो विमर्श को क्या दे, बढ़ावा दे। और तीसरा है कि इसके साथ साथ आपकी क्या होनी चाहिए, सक्रिय भागीदारी भी तो करें आप। आपने क्या किया, आप में विवेक है, संस्थाएं भी है, वो भी आपको रोकती नहीं है, पूरे मौके दे रही है आपको खुल के विमर्श करने के, और आप में विवेक है, संस्थाएं भी मौका दे रही है, फिर भी आप कह रहे नहीं यार मैं तो सोऊंगा, मेरे को इस मुद्दे से मतलब है नहीं है, तो आपको भागीदारी भी करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है कि विमर्शी लोकतंत्र को कंप्लीट करती है। उसके बाद आ गए कौन, हेबरमास। हेबरमास की पुस्तक है बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। इसमें व्यापक वर्णन है इसका। बिटवीन फैक्ट्स एंड
नॉर्म्स। ये पुस्तक है इनकी। हेबरमास से आप पहले से जानते हैं, हेबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं। हेबरमास आलोचनात्मक सिद्धांत शास्त्री हैं और हेबरमास नव मार्क्सवादी है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल का नव मार्क्सवादी हेबरमास, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। ये अभी अभी आगे चर्चा करेंगे, कहना क्या चाह रहे हैं। इनके दो मुद्दे हम पहले ही कर चुके हैं। एक है कम्युनिकेटिव या सॉरी आइडियल कम्युनिकेटिव कंडीशन, सॉरी आइडियल स्पीच कंडीशन और आइडियल स्पीच कम्युनिटी, माफी चाहूंगा। आइडियल स्पीच कंडीशन और आइडियल स्पीच कम्युनिटी। आदर्श विचार स्थिति और आदर्श विचार समुदाय, ये जरूरी होते हैं। ये कहते हैं कि लोकतंत्र के साथ एक बड़ा भारी संकट होता है, डेमोक्रेसी के साथ। कौन सी डेमोक्रेसी? उदार लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र में आपको पता है, आपको बहुत सारे अधिकार मिले होते हैं, कि उदार लोकतंत्र अधिकारों पर आधारित होता है, कर्तव्य तो इसमें होते ही नहीं है। तो उदार लोकतंत्र में जो अधिकार होते हैं उसमें से आपको एक अधिकार मिलता है, वो संपत्ति का अधिकार। लोक का, बेंथम का, इसका मोंटेस्क्यू का, ये कल हमने किया था एडम स्मिथ वाला, ये जो लोकतंत्र किया था। न्यू राइट्स वाला, ठीक है, न्यू राइट्स किसका? नोजिक वाला। ये सारे जो लोकतंत्र है, ये सारे लोकतंत्र डेमोक्रेसी के अंदर कौन से राइट को बढ़ावा देते हैं बताओ? संपत्ति के अधिकार को। परिणाम होता है कि यहां हावी कौन रहता है? पूंजीपति रहता है। अब हेबरमास कहता है कि डेमोक्रेसी में और पूंजीवाद में आपस में बड़ी कंट्रोवर्सी पाई जाती है। डेमोक्रेसी का तात्पर्य होता है हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति के लिए उसका शासन, हर एक व्यक्ति का शासन होता है। पूंजीवाद में क्या करते हैं, ये डिस्कोर्स को किसकी साइड मोड़ देते हैं? अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। कुछ नहीं कहा था, अडानी ने मीडिया को फोन किया, सभी चैनल्स को, ऐड लेते हो ना? कहां लेते हैं, और लेने हैं कहां लेने हैं, मुद्दा ही बंद कर दो। राष्ट्रवाद का मुद्दा है, जानबूझ के अमेरिका की उस फर्म ने हमें बदनाम किया है, ये भारत माता का चीरहरण है। मुद्दे को, जो इतना बड़ा मुद्दा था, शेयर्स जो इतने भारी डाउन आ गए थे, आम आदमी का पैसा जो डूब गया था, LIC का पैसा डूब गया, उस चैप्टर को ही बंद कर दिया। कोई डिस्कोर्स मीडिया में नहीं है, क्योंकि मीडिया किसका होता है? पूंजीपतियों का। तो मीडिया में क्या डिस्कोर्स चलता है? मीडिया में डिस्कोर्स चलता है कि वो फलाने कपड़े आ गए हैं बाजार के अंदर, और वो सलमान खान ने पहन लिए हैं, कैटरीना कैफ ने पहन लिए हैं, तो फैशन का है। वो आपको क्रिकेट दिखा देंगे, बीच बीच में कोका कोला पेप्सी के आपको ऐड दिखा देंगे। वो सारे डिस्कोर्स को किसके पक्ष में मोड़ के रखते हैं? खुद के पक्ष में। तभी आप देखे होंगे कि जब भी खबर आती है, कभी नहीं आती कि भारत गरीबी में कहां है, कौन से स्थान के ऊपर है, और बेरोजगारी में कहां है। इतना ही आता है, हमारे पूंजीपति, हमारे पहले 100 करोड़ पूंजीपति थे, जिनके हजार करोड़ थे, अब 500 हो गए। हम भी किसी से पीछे नहीं है। आम आदमी कहां है? बाकी 100 कितने हैं? 141 करोड़ है। हम भारत, अब हम सबसे ज्यादा हो गए। ठीक है, ये कुछ कह रहे हैं ना कि ये पोस्ट कोविड इफेक्ट क्या है, लॉकडाउन इफेक्ट क्या है, ये अब सामने आ रहे हैं। इसको बोलते हैं पोस्ट कोविड इफेक्ट, और ये वर्क फ्रॉम होम के नतीजे हैं तो सामने आ रहे हैं। जनसंख्या अभी कितने नंबर पे पहुंच गए हैं? 1 नंबर पे। अब बाकी सारे लोग बोले, एक आदमी उस मुद्दे पे बोल नहीं पाया, बताओ कौन? उसका इसमें कोई योगदान है? आज भारत 1 नंबर पे है ना, तो बाकी तो उनकी वजह से सब कामों में, इस काम में उनका कोई योगदान है नहीं है। वो मुझे नहीं पता कौन है। ठीक है, चलिए, मैं कह रहा था पूंजीपति पूरे डिस्कोर्स को किसकी साइड में मोड़ लेते हैं? खुद की साइड में मोड़ लेते हैं। तब हम पढ़ते हैं कि
इसके ना अंबानी 2 नंबर से 1 नंबर पे पहुंचा, 4 से बड़ी बड़ी हेडिंग आएगी। देश में कितने भूखे लोग मर रहे हैं, किसानों के हालात क्या हैं, ओलावृष्टि कहां हुई है, सरसों और गेहूं बाजार में बिकने के लिए आई हुई है और पशु खा रहे हैं, कोई खरीदार है नहीं है, किसान मर रहे हैं और कोई भी मीडिया में कोई खबर है नहीं है। इतनी बड़ी घटना है, करोड़ों किसानों की हालत टाइट हो रखी है इस टाइम। सरकारी रेट है सरसों का 5300 कुछ रुपए, शायद 5400 के आसपास, और लोग 4200 में भी खरीदने को तैयार है नहीं है। सरकार ने खरीदारी के सेंटर ही नहीं खोले। तो गेहूं है वो बाजार में रुल रही है, गंदी नालियों में जा रही है, किसान बैठा है, पहले 6 महीने मेहनत की और अब बाजार में बैठा है कि मेरा सामान बिक जाए। गेहूं नहीं बिक रही, जो नहीं बिक रहा, हालत टाइट, चना नहीं बिक रहा, यह हालत हो रखी है। तो उसकी कोई चर्चा नहीं है। चर्चा हो रही है कि हम इतने नंबर पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब बिल, वो कौन सा कुक आया था, वो एक कुक आया था, उसने खुद ने क्या खोला, एक सेंटर खोला, कौन से उसका, एप्पल का सेंटर खुद ने खोला, उसको हाईलाइट कर रहे हैं और ये करोड़ों किसान मर रहे हैं। इसकी चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्कोर्स किसकी तरफ मुड़ गया है, पूंजीपति उसको और ही दिशा दे देते हैं। आम आदमी देखता रहता है और वो पूंजीपतियों के डिस्कोर्स को कौन सा डिस्कोर्स मान लेता है। हाँ, अब आप ना, किसी की चिंता नहीं थी हमारी गेहूं नहीं बिक रही, हमारे पिताजी हमारे चाचा कहाँ बैठे हैं, आपको यार मजा आ गया भाई, टीम कुक आ गया है ना, मजा आ गया। अब अपने एप्पल के क्या खुल जाएंगे, सेंटर खुल जाएंगे, अपने एप्पल यहाँ असेंबल होगा, अब अपने नट बुल्ट अपने यहाँ कसे जाएंगे एप्पल के। इसमें कौन सी खुशी है भाई? अपने खुशी तब मिलेगी जब थोड़ा सामान है वो खेतों में ढंग के रेट के ऊपर है, बिकेगा। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है, क्योंकि हमने, पूंजीपतियों ने पूरी व्यूमर्स को किसकी तरफ मोड़ दिया है, खुद की तरफ, जनता को मूर्ख बना के। और ये हमें एप्पल बेच रहे हैं और हमारा क्या नहीं बिक रहा, गेहूं और सरसों नहीं बिक रहा हमारा, है ना। तो ये है, इसमें डेमोक्रेसी दिक्कत होती है। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसका मतलब कोई आइडियल स्पीच कंडीशन है नहीं है, आइडियल स्पीच कम्युनिटी नहीं है, विमर्श हो ही नहीं रहा है, विमर्श को तो दबा दिया गया है, सही मुद्दे उबार ही नहीं आ रहे हैं। तब बिटवीन फैक्ट्स और नॉर्म्स लिखते हैं कि ये कब बाहर आएंगे, जब कौन सा लोकतंत्र आएगा। इसके लिए विमर्शी लोकतंत्र आवश्यक है। एमी गुटमन और थॉम्स, इनकी एक फेमस पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट। एक इनकी पुस्तक है वाई डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, इसको वाई डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, ये है एमी गुटमन और थॉम्स। ये भी विमर्शी लोकतंत्र की चर्चा करते हैं। ये कहते हैं विमर्शी लोकतंत्र के ना बड़े भारी फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं? ये कहते हैं विमर्शी लोकतंत्र का एक बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी राजनीतिक निर्णय होते हैं ना, उनको वैधता मिल जाती है। ये वैधता मिलना क्या होता है कि राजनीतिक निर्णयों को डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की वजह से क्या मिल जाती है, वैधता, लेजिटिमेसी। इसका तात्पर्य यह है कि अब जो निर्णय हुआ था, जो निष्कर्ष निकला था, उसके अकॉर्डिंग निर्णय हुआ था, सारी जनता ने पहले चर्चा की, चर्चा करके एक मत के ऊपर वो पहुंचे, ये है हमारा सबका एक मत। सरकार ने वैसा ही कानून बना दिया, निर्णय ले लिया। अब आप निर्णय से मना नहीं कर सकते, बताओ क्यों? अब आपको उसको दिल से स्वीकार करना पड़ेगा, वैधता देनी पड़ेगी, क्योंकि निर्णय आप सबने पहले माहौल बनाया था, उसी के अकॉर्डिंग निर्णय हुआ था। तो इससे निर्णयों को क्या मिलती है, वैधता। जब वैधता मिलती है ना, तो जनता उन निर्णयों का, उन कानूनों का दिल से पालन करती है, क्योंकि वो जनता से पूछ कर किया गया था। दूसरा, इससे जनहित बढ़ता है, क्योंकि जनता अपने हित को अच्छी तरह से जानती है। तो जो भी नीतियां बनती है ना, अब वो किस हित में बनती है? नेता अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए नीतियां नहीं बना सकते, बाकी किन मुद्दों पे बनती है? वो जनहित के ऊपर बनती है। तीसरा, इससे एक और अच्छी चीज आती है, समाज में लोगों में क्या आता है, आपसी सामंजस्य आता है। जब लोग बहस करते हैं ना, तो एक दूसरे के सामने होते हैं, एक दूसरे की बातों को स्वीकार करते हैं, अपने दिल को बड़ा करते हैं, अपनी बात कहते हैं और विरोधी की बात को सुनते हैं धैर्यपूर्वक। अगर उसमें अच्छी चीजें हैं तो उनको क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसका मतलब वो आपस में काय कहते हैं, समाज में जो विखंडन होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। तब आपने कभी सुना होगा, ये कहा जाता है कि दिल मिले चाहे
नहीं मिले हाथ मिलाते रहिए, यही कहा गया है, हाथ मिलाते रहिए। तो जब तक हाथ मिलाते मिलाते कब क्या मिल जाए, दिल मिल जाए। तो जब आप जबान मिलाते हैं ना आपस में, तो जबान मिलाते मिलाते ही आपस में क्या हो जाता है, संबंध आपके सामंजस्यपूर्ण होते हैं। तब हम कहते हैं कि अबोला होता है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अमेरिका और यूएसएसआर के संबंधों में जो मुख्य संकट क्या था, दोनों के मध्य बातचीत नहीं होती थी। जब बातचीत बंद हो जाती है ना, तब दो समाजों में एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां पैदा होती है, विभिन्न संस्कृतियों के आपस में गलतफहमियां पैदा होती है, तब संकट बढ़ते हैं। तो विचार विमर्श खुला रहना चाहिए, सब लोगों को खुल के अपनी बातें रखनी चाहिए, तो बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बस ये मुद्दा है। तो इसे सामंजस्य बनता है। और तीसरा ये कि इसमें ना गलतियों में सुधार होता है। गलती सुधार का तात्पर्य है कि पुराने समय में कुछ हो चुका है, क्योंकि विमर्श बंद नहीं होता, बल्कि विमर्श हमेशा ध्यान रखे, विमर्श क्या होता है, खुला होता है। क्योंकि विमर्श खुला होता है ना, तो इससे ना जो पहले हम गलतियां कर चुके हैं, अब नए विमर्श के द्वारा उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं। पहले कोई गलत निर्णय कर लिया, कोई गलत रिवाज आ गई है, कोई गलत कानून बन गया है, तो इसके अब गलती सुधार भी की जाती है। गलती सुधार के लिए जरूरी क्या है, आपस में क्या किया जाए, विमर्श किया जाए। चलिए अब जैसे हम अब कहें आपकी गलती सुधार, नेहरू जी इस पूरे मुद्दे को कहां लेके गए थे, जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे को वहां लेके गए थे। ठीक है, अगर इस मुद्दे पे विमर्श हो जाता या उसके बाद भी इस मुद्दे पे विमर्श होता, तो आगे 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 से हम ऐसी गलतियां नहीं करते। एक गलती की, देखो क्या हुआ कि ये आपका ये गए लाल बहादुर शास्त्री जी, कौन से समझौता, ताशकंद समझौते के लिए गए। तो हमने कहा कि हमने युद्ध मैदान में जो जीता था ना, वो कहां हार गए थे, बातचीत की टेबल के ऊपर उसको हार गए। मैदान में जीत गए थे लेकिन बातचीत की टेबल पे हार गए। हम रशियन राष्ट्रपति के वो कोशिगन था उसके उसमें आ गए, प्रभाव के अंदर हम दबाव में आ गए शास्त्री जी। परिणाम स्वरूप हमें पाकिस्तान को बहुत कुछ देना पड़ा जो हमने उसे छीन लिया था। सेम ऐसा ही अगर ये विमर्श होता ना और व्यापक इसको बढ़ावा दिया जाता, तो हमें पता चलता कि शास्त्री जी ने गलती क्या की थी। अगली बार ऐसी गलती नहीं होती, क्योंकि ऐसी ही गलती फिर एक हम और कर चुके थे जब हम पूर्णतया एक तरफा जीते हुए थे। कौन से युद्ध में, 1971 के युद्ध में। फिर वही बातें जो दोहराई गई थी शास्त्री की, इंदिरा ने दोहरा दी कि जो हम मैदान में जीते उसको कहां हार गए थे, टेबल के ऊपर। वरना ये मुद्दा ही खत्म हो जाता, कश्मीर पूरा ही ले लेते हम उस टाइम। तो ये हालात थी हमारे पास, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, हमने गलती फिर दोहरा दी। क्यों गलती सुधार इसलिए दी हुई कि शास्त्री जी वाले मुद्दे के ऊपर क्या नहीं हुआ था, पब्लिक डिस्कोर्स नहीं हुआ था। अगर हो जाता तो ये गलती नहीं दोहराई जाती। तो एमी, गुटमन और थॉमसन कहते हैं कि आप मुद्दों के ऊपर खुल के बोलें, दूसरे की बातों को स्वीकार करें। ठीक है, ये इसी से कौन से लोकतंत्र का विकास होता है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का। हमने चर्चा की एमी, गुटमन और किसकी, थॉमसन की। ऐसे विचारक है कोहेन और रोजर्स, इनकी पुस्तक है ऑन डेमोक्रेसी। एक विचारक है वेन हबीब। तो हमने जॉन रोल्स की चर्चा की, हेबरमास की बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स की चर्चा की, आइडियल स्पीच कम्युनिकेशन, इन सब की चर्चा की। एमी गुटन का डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट की चर्चा की, कोहेन रोजर्स की ऑन डेमोक्रेसी, वेन हबीब, इनकी हमने चर्चाएं की। ये मुख्य विचारक है जिनका संबंध कौन से लोकतंत्र से है, विमर्शी लोकतंत्र से। ठीक है, ये हो गए हैं विचारक। अब आप मुझे ये बताइए कि विमर्शी लोकतंत्र है, ये बहुसंस्कृतिवाद के साथ मिलता जुलता है या नहीं मिलता, मिलता है। कैसे, इसमें सभी संस्कृतियों को समान महत्व दिया जाता है। किसी भी संस्कृति को है उसकी गरिमा को, उसकी पहचान को दबाने की कोशिश नहीं की जाती। प्रत्येक संस्कृति को खुल के सामने आने का मौका दिया जाता है। सहभागिता और इसमें कोई अंतर है क्या, विमर्शी लोकतंत्र और सहभागिता में ज्यादा अंतर है नहीं, आगे हम और चर्चा कर लेंगे। अब हम ये बताएंगे कि दरअसल ये विमर्शी लोकतंत्र है, ये विरोध किसका करता है, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा आपके। देखिए हमने कहा ये बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करता है, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र का समर्थन करता है, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समर्थन करता है। ये वोट सेंट्रिक की बजाय ताक सेंट्रिक का समर्थन करता है। ये बहुमत संग्रहीय लोकतंत्र का क्या करता है, हाँ उसको ये ज्यादा वरीयता
नहीं देता, बहुमत संग्रह। यानी ये जो प्लेबिस्टाइट या रेफरेंडम वाला लोकतंत्र होता है, पता उसमें क्या गड़बड़ होती है? रेफरेंडम वाले में कौन जीतता है? उसमें बहुसंख्यक लोग है उसके संबंध में पक्ष में रेफरेंडम हो जाता है, जनमत उनके पक्ष में हो जाता है, तो वो वही जीत जाते हैं। अल्पसंख्यकों की आवाजों को बहता नहीं दिया जाता। तो फिर यह निर्णय होता कैसा है? निर्णय होता है आपसी बातचीत होती है, उस बातचीत में लोग आपसे सामंजस्य करते हैं और एक नैतिक रूप से एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा झुकते हुए क्या निकाल लेते हैं? एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ऐसा होता है। अब विमर्शी लोकतंत्र किसका विरोध करता है? विमर्शी लोकतंत्र द्वारा विरोध किसका किया जाता है? अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या विमर्शी लोकतंत्र प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के विरोध में खड़ा हुआ है क्या? नहीं, उसके सुधार करता है ये। चलो, ये विरोध में खड़ा होता तो आप बताओ इसके पास ऑप्शन क्या है? फिर शासन कैसे चलेगा? राज चलाएगा कौन? यहां तो बातचीत ही तो हो रही है, बाकी काम तो नहीं हो रहे हैं। बाकी काम कौन करेगा? सरकार चलाएगा कौन? निर्णय कौन करेगा? असेंबली में कौन बैठेगा? ठीक है, कार्यपालिका में कौन बैठेगा? तो है तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्री, लेकिन उसमें सुधार करके सुधार करना है। तो कौन सा तरीका सुधार करने का? विमर्श को बढ़ावा देना। ये विरोध करता है जो उदार लोकतंत्र में क्या पाया जाता है? जो बहुसंख्यकवाद पाया जाता है ना, उसका विरोध करता है। जिसके लिए डी टोकविले कौन सा शब्द प्रयोग करता है? टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, या मेजोरिटी जिसको बोलते हैं बहुसंख्यकवाद बोलते हैं, इसका विरोध करता है। मेजोरिटी ऑफ टायरेनी का विरोध करता है, क्योंकि इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। इसमें संख्या के आधार पर नहीं होता, इसमें मात्रा महत्वपूर्ण होती है, बल्कि गुण महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें मेजोरिटी हावी नहीं होती, इसमें मेजोरिटी की तानाशाही नहीं चलती, जो लोकतंत्र की एक आम कमी मानी जाती है, वो इसमें नहीं होता। ये जो शुम्पेटर का डेमोक्रेटिक वाला जो इलिटिसिज्म है कि लोकतंत्र तो है लेकिन उसके अंदर क्या घुसा हुआ है? अभिजनवाद घुसा है। आप सिर्फ वोट डालेंगे, राज करना और निर्णय करना, नीतियां बनाना किसका काम है? अभिजनों का काम है। तो ये शुम्पेटर के डेमोक्रेटिक इलिटिसिज्म का विरोधी है। ठीक है, ये इसके बाजारवादी उस लोकतंत्र का विरोधी, इसके अनुभववाद का विरोधी। तो एंथनी डाउन्स का कौन सा ये समर्थन करता है? बताओ, करता है क्या? एंथनी डाउन्स तो वैसा ही है। इसकी कौन सी इलिटिसिज्म? कॉम्पिटेटिव या बाजारवादी? कॉम्पिटेटिव इलिटिसिज्म। कॉम्पिटेटिव इलिटिज्म। चलिए, इसका भी विरोधी है। और देखें किसका विरोधी है। ये विरोधी है जो नोजिक है, उसका कौन सा स्टेट? मिनिमल स्टेट। ये न्यू राइट्स का विरोधी है कुल मिला के। न्यू राइट्स। अब न्यू राइट्स का विरोधी क्यों है ये देख लेते हैं पहले। तो हो सकता है कल को ना जनता ये कहे कि राज्य हमारा कल्याण भी करेगा, तो इन्होंने तो पहले ही राज्य को क्या कर दिया है? मिनिमल कर दिया है। इन्होंने तो पहले ही निजीकरण और इन सबको बढ़ावा दे दिया। इनका कहना है कि बस एक ही काम है, राज्य काम सुरक्षा करना है, बाकी काम राज्य है नहीं करेगा। तो जनता की जरूरत का वोट डालो, सरकार बना लो, सुरक्षा कर देगी, नहीं कर रही तो बदल दो उसको। इससे ज्यादा कोई काम उसको नहीं करना। यहां हो सकता है उससे ज्यादा काम भी करने पड़े, जो विमर्श के द्वारा जो निष्कर्ष निकलेंगे उसको लागू करना भी किसका काम होगा? राज्य का काम होगा। हो सकता है विमर्श में यह निकला कि राज्य जनता का कल्याण भी करेगा, करना पड़ सकता है। विमर्श में ये बात निकल के सामने आई डेलिब्रेशन में, वो भी करना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्वतंत्रता समानता के ऊपर नहीं है। स्वतंत्रता तात्पर्य विमर्श की स्वतंत्रता, समानता मतलब 100 लोगों को बोलने की समानता, कोई छोटी बड़ी संस्कृति नहीं है। मुद्दा यहाँ स्वतंत्रता समानता वो नहीं है, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे नहीं है। यहाँ सिर्फ ये सारे मुद्दे विमर्श के संदर्भ में है कि आपसी बातचीत में स्वतंत्रता, कोई कुछ भी बोलो, उनकी बातें सुनी जाएगी। समानता ये नहीं है कि कुछ लोगों की ज्यादा सुनी जाएगी और कुछ की कम सुनी जाएगी, ऐसा भी नहीं। तो ये उदार लोकतंत्र है, शुम्पेटर है, एंथनी डाउन्स है, नोजिक है,
रोबरडेल की पोलियार्की। और एक विकृत पोलियार्की, विशेष करके पोलियार्की कर लो चाहे, पोलियार्की और नव बहुलवाद। अब बताओ नव बहुलवाद में और इसमें संकट क्या है? जो पोलियार्की थोड़ी बिगड़ जाती है तो क्या संकट आता है बताओ चलो। डिस्कोर्स किसके पक्ष में चला जाता है? जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं डिस्कोर्स उनके पक्ष में चला जाता है। वो राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाते हैं तो समूह तो सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कौन से समूह आगे आ जाते हैं? जिनके पास कौन सा होता है? पैसा, उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के, इनके समूह आ जाते हैं। इसको हम कौन सा वाद बोलते हैं? नव बहुलवाद। तो ये उदार लोकतंत्र के बहुसंख्यकवाद का, सुम्पीटर की डेमोक्रेटिक एलिटिसिज्म का, नोजी के मिनिमल स्टेट का, रोबरडेल की पोलियार्की का, इन सब का ये क्या करता है? विरोध में खड़ा हुआ है। कुल मिला के ये वोट सेंट्रिक की बजाय क्या है? टॉक सेंट्रिक है। ये नागरिक सद्गुणों को, अरस्तुवादी गणतंत्रवाद को, हमारी सक्रियता को, सहभागिता को, सार्वजनिक मुद्दों की समझ को, सार्वजनिक विवेक को, इन सब के ऊपर बल देता है। तो इसमें फिर गड़बड़ क्या है? तो कुछ लोग इसकी क्या करते हैं? आलोचना भी करते हैं। इसी के साथ गड़बड़ क्या है इसकी चर्चा करते हैं। क्या गड़बड़ है? विमर्शी लोकतंत्र की आलोचना। देखिए, इसकी एक आलोचना तो न्यूनतम लोकतंत्र वाले करते हैं, मिनिमम डेमोक्रेसी। देखिए एक शब्द आया है, कौन सी डेमोक्रेसी? मिनिमम डेमोक्रेसी। ये कौन सी है? एक तो ये इसकी आलोचना करते हैं मिनिमम डेमोक्रेसी वाले। न्यूनतम लोकतंत्र का विकास किसने किया था? सुम्पीटर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बोला कि अमेरिका में कौन सा लोकतंत्र होना चाहिए? मिनिमम डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ताकि मजबूत सरकारें पैदा हो। जनता जागजा भागीदारी करती है ना, तो सरकार को किसके आगे झुकना पड़ता है? हम थोड़ी देर में देखें किसके आगे झुकना पड़ता है? जनता के आगे झुकना पड़ता है। तो कई बार सरकार जनता के आगे झुक के कुछ ऐसे निर्णय ले लेती है जो देश के लिए लॉन्ग टर्म में क्या होते हैं? घातक होते हैं। तो जनता को शासन से दूर रखना चाहिए। इसको कौन सी डेमोक्रेसी बोला जाता है? मिनिमम डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो क्या करेगी इसमें जनता बताओ? जनता का एक ही काम है, जो प्रतियोगिता हो रही है विभिन्न राजनीतिक दलों, अभिजनों और प्रतिनिधियों के मध्य, उनको क्या डालना? वोट डालना। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो जो न्यूनतम लोकतंत्र है और विमर्शी लोकतंत्र में फर्क क्या है बताओ? न्यूनतम लोकतंत्र वोट सेंट्रिक होता है और विमर्शी लोकतंत्र टॉक सेंट्रिक होता है। गुड, आप समझ गए। न्यूनतम लोकतंत्र ये कहते क्या है? न्यूनतम लोकतंत्र वाले ये एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपको सार्वजनिक मामलों में बहस करनी है, खुल के बोलना है, तो आपके पास तर्क बुद्धि होनी चाहिए, विवेचना करने वाली बुद्धि होनी चाहिए, आपके दिमाग में तर्क होने चाहिए, समझ होनी चाहिए। और न्यूनतम लोकतंत्र वाले जो कि मूलतः अभिजनवाद का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि बुद्धि सिर्फ किसके पास होती है? अभिजनों के पास होती है। आम आदमी के पास इतनी समझ नहीं होती, ऐसी बुद्धि नहीं होती कि वो सार्वजनिक मामलों पे क्या कर सके? सोच सके। तो ये कहते हैं कि बुद्धि के ठेकेदार सिर्फ कौन है? अभिजन है। आम आदमी के पास बुद्धि नहीं होती, उसके पास रीजन नहीं होते, तर्क नहीं होते, क्षमताएं नहीं होती, इतना समय भी नहीं होता। परिणाम स्वरूप वो क्या है? विमर्शी लोकतंत्र में भाग नहीं ले पाता। तो फिर कौन सा लोकतंत्र? तो अभिजनवादी लोकतंत्र विमर्शी लोकतंत्र का क्या है? विरोधी है। बताओ विमर्शी लोकतंत्र या अभिजनवादी लोकतंत्र में क्या अंतर है? अब बताओ। हाँ, गुड। विमर्शी लोकतंत्र यह कहता है कि सभी लोगों में बुद्धि क्या होती है? समान होती है। उसमें सार्वजनिक विवेक सब में होता है, इसलिए उन सबको सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। अभिजनवादी बोलते हैं नहीं, विवेक बुद्धि सिर्फ किस में पाई जाती है? सार्वजनिक विवेक सिर्फ किस में पाया जाता है? अभिजनों में। आम आदमी, जैसा कि बता के गया है रॉबर्ट मिचेल्स, वो निठल्ला, निष्क्रिय, आलसी और निखट्टू और कामचोर होता है। उसके पास सार्वजनिक विवेक और सार्वजनिक बुद्धि नहीं होती। वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा किसके बारे में सोचता है? स्वयं के बारे में सोच सकता है।
तो ये अभिजनवादी भी विमर्शी लोकतंत्र का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, और कौन विरोध करते हैं देखें, और विरोध करते हैं, ये कहता है, मैं आपको माइकल वाल्जर के छोड़ते हैं। एक और दिक्कत आती है इसमें, इसकी जो आलोचना की जाती है विमर्शी लोकतंत्र की, कि हर एक आदमी ना ये सोचता है कि देश में 1 अरब 41 करोड़ लोग हैं, तो मेरी जो आवाज है वो नकार खाने में किसकी आवाज होगी, पीमटी की आवाज। आप लोग सुनते ना, नकार खाने में तुत्ती की आवाज कोई भी नहीं सुनता। जहां बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं और वहां कोई सीटी बजाएगा तो उसकी आवाज कोई भी, तो आम आदमी क्या सोचता है कि इससे अच्छा मैं तो मेरे ही काम में लगे रहूं, सार्वजनिक मामलों को कुएं में पड़ने दो, इतनी आवाजों में मेरी आवाज की कोई वैल्यू तो होगी नहीं, तो मैं क्यों बोलूं, क्यों सोचूं, मैं इससे अच्छा मैं मेरा ही काम करूं। तो इसको एंथनी डाउन्स बौद्धिक अज्ञानता बोलता है। ये बौद्धिक अज्ञानता हमारे अंदर भी होती है। हम क्या करते हैं, वोट डालने नहीं जाते, हम सोचते हैं कि हमारे एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार ये निश्चय किया गया कि शिव जी की मूर्ति है और शिवरात्रि है, इसको सब दूध से नहलाएंगे। आपने देखा उस दिन शिव जी पानी में डूब रहे थे, बताओ क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति ने सोचा कि बाकी सारे तो दूध लाएंगे और मैं अकेला क्या लेके जाऊंगा, पानी लेके जाऊंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो सबने यही सोचा, तो सारे क्या लाए, पानी लाए थे। तो आप ये नहीं सोचे कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, आपके एक वोट से भी फर्क पड़ता है, आपकी एक आवाज से भी फर्क पड़ता है। मान के चलिए गांधी एक ही आवाज थी, जब एक आवाज खड़ी होती है उसके साथ पीछे बहुत सारी आवाजें खड़ी हो जाती है। ठीक, तो ये जो हमारे भाव है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा इस भीड़ में, इसको बौद्धिक अज्ञानता कौन कहता है? हाँ, ये हम बौद्धिक अज्ञानता के शिकार की। तो गड़बड़ क्या होती है विमर्शी लोकतंत्र में? एंथनी डाउन्स कहता है, बताओ क्या गड़बड़ होती है इसमें? क्या पाई जाती है? बौद्धिक अज्ञानता। आम आदमी भाग नहीं लेता कि मेरी आवाज कोई सुनेगा ही नहीं। अब हम करते हैं किसकी चर्चा? माइकल वाल्जर की चर्चा। माइकल वाल्जर क्या कहता है? माइकल वाल्जर कहता है कि देखिए, लोकतंत्र में और बहुत सारी काम करने होते हैं। लोकतंत्र में मतदान करना होता है, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने होते हैं, लोकतंत्र में लामबंदी करनी होती है, लोकतंत्र में रैलियां करनी होती है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए धन एकत्रित करना पड़ता है, लोकतंत्र में चलो जो भी है आपके क्या होते हैं, हाँ, आपस में क्या करनी पड़ती है? सौदेबाजी करनी पड़ती है। अब आप क्या कर रहे हैं? ये भी तो काम होते हैं लोकतंत्र के अंदर। ये भी तो कौन सी गतिविधियां हैं? राजनीतिक गतिविधियां। आप विरोध कर रहे हैं, रोयल रोक रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी मुद्दे पे लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, लामबंदी कर रहे हैं कि अपन हड़ताल करेंगे, सारे मुद्दों के ऊपर एक समझ पैदा कर रहे हैं, राजनीतिक शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, आप सौदेबाजी कर रहे हैं, विभिन्न समूह और विभिन्न दल, विभिन्न जातियां आपस में इस बार एक हो जाएंगे, जैसे हनुमान और राजेश, ये पायलट कौन सा, सचिन पायलट और ये मीणा जी, किरोड़ीलाल जी, ये केजरीवाल, हाँ सॉरी केजरीवाल, हो सकता है मीणा जी को साथ ले लेंगे। ये सारे भी क्या कर रहे हैं? एक प्रकार की सौदेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, हम सब एक हो जाएंगे राजस्थान के चुनाव में, तो क्या होगा? तो ये बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और आपने जनता को कहां डाल के छोड़ दिया है। तो यही काम थोड़ी होता है, ये भी तो सारे काम करने पड़ेंगे। तो इससे क्या है कि ध्यान भटक जाता है। कौन कहता है? माइकल वाल्जर। ये भी तो गतिविधियां, इनको भी तो करना होता है, यही काम थोड़ी अकेला है। अब हम अंत में चर्चा करेंगे डेनियल बेल की। डेनियल बेल को आप एक बार तब अच्छी तरह से सुनते हैं जब आप इसकी पुस्तक करते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी। देखिए, दो चीजें पढ़ते हैं, एक है एंड ऑफ हिस्ट्री और एक है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। एंड ऑफ हिस्ट्री तो है वो है फ्रांसीसी फुकुयामा की, और एंड ऑफ आइडियोलॉजी डेनियल बेल की। जब आइडियोलॉजी की चर्चा करेंगे तब आप डेनियल बेल की चर्चा करेंगे। डेनियल बेल कहता है कि अगर आपको सफल बनाना है विमर्शी लोकतंत्र को, तो उस समाज में कितनी विशेषताएं होनी चाहिए? 3। नंबर 1,
उस समाज में समानता होनी चाहिए, ऊंच नीच और भेदभाव नहीं होने चाहिए। अगर एक समाज में बहुत ज्यादा असमानता है, एक तरफ अमीर है एक तरफ गरीब है, एक तरफ पूंजीपति है दूसरी तरफ सर्वहारा है, तो विमर्शी लोकतंत्र कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि सर्वहारा के हित अलग होंगे और पूंजीपतियों के हित अलग होंगे। ये विरोधी हित है, इनमें कभी भी सलटारा नहीं होगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातों पे अड़े रहेंगे। सर्वहारा कहेंगे हमारी बातें ठीक है और पूंजीपति कहेगा हमारी बातें ठीक है। तो समाज में, जिस समाज में बहुत ज्यादा असमानताएं, ऊंच नीच और भेदभाव पाए जाते हैं, उस समाज में कभी भी विमर्श के द्वारा साधारण निष्कर्ष नहीं निकलते। आप निष्कर्ष पे पहुंचते ही नहीं है, उससे पहले हुष्ट ठाष्ट करके आप क्या करते हैं, भाग जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप हारने लगते हैं ना ताश के पत्तों में, तो आप क्या करते हैं, अच्छा ये गड़बड़ कर दी, आज कौन खेला, ए चालिया, मैं तो चालियो, भगा के आप गायब हो जाते हैं आप, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों विरोधी होंगे, क्या करेंगे, नहीं है कोई बात नहीं चाहिए, तो बंद करो बातचीत को, हमारी बातें सुनी नहीं जा रही है, ऐसे करें। तो असमान, ऊंच नीच और भेदभावपूर्ण समाज में विमर्शी लोकतंत्र कामयाब है। उसके लिए समाज में क्या होनी चाहिए, हित समानता, समानता होनी चाहिए। दूसरा है सामंजस्य। अगर कोई समाज में डिफेक्टेड है वो, या उसको हम कौन, विखंडित समाज है। तो कल हम किसकी चर्चा कर रहे थे, हाँ उसकी कर रहे थे, अरेंज लिज फार्ट की, जिसकी शक्ति साझा करने से कुछ शब्दावलियां देखी थी हमने कि सहवर्तनी लोकतंत्र में शक्तियां क्या कर ली जाती है, साझा कर लेती है। विभिन्न विरोधी संस्कृतियों के समूहों के भाषाभाषी लोग अपनी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और फिर प्रेम पूर्वक, सामंजस्य पूर्वक शासन का संचालन करते हैं। तो अगर सामंजस्य नहीं है आप में, एक दूसरे की बात को सहन करने की क्षमता नहीं है, आप में बंधुत्व के भाव नहीं है, आप में हार्मनी के भाव नहीं है, तो कभी भी विमर्शी लोकतंत्र लागू नहीं होगा। आप एक दूसरे सिर फोड़ देंगे थोड़ी देर बाद। सामंजस्य, समानता। और तीसरा है कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ लोग विमर्श में औरों से ज्यादा क्या होते हैं, ज्यादा विवेकशील होते हैं। अगर आप अपने आप को ही तोप समझते हैं तो स्वाभाविक है कि दूसरे तोप की गर्जना आपको सुनाई नहीं देगी। आपको, मैं तो नारगढ़ की तोप हूं और मैं जयगढ़ की हूं, तो दोनों तोपें आपस में बात नहीं सुनेगी। तब आपको एक, फिर वो धौलपुर वाली कौन सी तोप है, कि वो एक बड़ी तोप है, तो दोनों तोप में चुप होगी, उसकी बात सुनेगी। कुछ औरों से मामले में क्या होते हैं, थोड़े से एडवांस होते हैं, तो उनकी बात को भी ज्यादा वरीयता देनी चाहिए। आप मताग्राही हो गए हैं कि मेरी बात सत्य है, तो तब ये विमर्शी लोकतंत्र चल रहे, क्योंकि आपको कंक्लूजन भी तो निकालना है, आपको झुकना भी तो पड़ सकता है, आपको कुछ नैतिक समझौते भी तो करने पड़ सकते हैं। तब आपको कौन सी आवाजें, जो ज्यादा विवेकशील आवाजें हैं, उनको आपको सुनना होगा, सहन करना होगा और आपको मानना होगा उनको। तो समानता, सामंजस्य और ज्यादा विवेकशील आवाजों को सहन करने की आप में क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो हमने कौन सा लोकतंत्र किया, विमर्शी लोकतंत्र। न्यूनतम लोकतंत्र इसकी आलोचना करता है, अभिजनवाद इसकी आलोचना करते हैं और ये इनकी करता है। बौद्धिक अज्ञानता की वजह से विमर्शी लोकतंत्र नहीं टिक पाता, कौन कह रहा है, एंथनी डाउन्स। लोग भाग ही नहीं लेते। माइकल वॉल्जर कहता है और भी काम करने, और डैनियल बेलिस की सफलता के लिए कितनी चीजें बताते हैं, 3 चीजें बताते हैं। अब आया कि विमर्शी लोकतंत्र में क्या है जो हमें हर हालात में याद रखना है। जोसेफ एस बासेट, जिसने शब्द दिया, अमेरिका में पैदा हुआ ये शब्दावली। कारण, क्या कारण थे ये हमने देखा, वियतनाम संकट और ये सारे। विशेषता क्या है ये याद रखना, क्या क्या विषय, ये टास्क सेंट्रिक है, सामंजस्य होता है, सद्गुण होते हैं लोगों में, नैतिक रूप से एक दूसरे की बात को सहन करते हैं, इस समाज में सार्वजनिक मुद्दों पे सार्वजनिक बहस होती है, स्वतः समानता और बंधुत्व होता है इसके अंदर, ऐसी बातें सुने। फिर ये कहाँ से प्रभावित हुआ, तो एथेंस के लोकतंत्र से, पेरिकलीस से, इनसे प्रभावित है। किसका विरोध करता है, अभिजनवाद का विरोध करता है, बहुसंख्यकवाद का विरोध करता है, ये मिनिमल स्टेट का विरोध करता है, वोट सेंट्रिक राजनीति का विरोध करता है, ये जो प्लेबिसाइट और रेफरेंडम वाली जो लोकतंत्र है उसका भी विरोध करता है। ऐसे करके इनका विरोधी है ये। आलोचनाएं करने वाले लोगों की आप एक बार देख लें, वरना इसके समर्थक है उनकी पुस्तकें जरूर याद रखें।
आप रोल्स को याद रखें, हेबरमास को, एमी गुटमन और थॉम्पसन को, बेन हबीब को और हेबरमास को आप याद रखें। और किसने किस शब्दावली का प्रयोग किया ये जरूर याद रखें। कौन इसको डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी बोलता है? जॉन ड्राइजे को जरूर याद रखना, इसकी पुस्तक भी आ सकती है सीधा ही। और देखें आप, दूसरा है सिमोन चैम्बर्स। सिमोन चैम्बर्स क्या बोलता है इसको? सिमोन चैम्बर्स इसको तर्क बुद्धि, रीजनेबल डेमोक्रेसी बोलता है। संघर्षपूर्ण कौन बोलता है? फिलिप पेटिट। और कम्युनिकेटिव आयरिस वेरियम यंग बोलती है। इन शब्दावलियों को याद रखें। होता क्या है कि इसमें चुनाव से पहले ही क्या विवाद शुरू हो जाते हैं, खुल के मुद्दों पे विवाद होते हैं, कौन प्रतिनिधि होगा किस मुद्दे पे, और फिर भी चलते रहते, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी बहस चलती रहती है इसके अंदर। तो ये हमने एक डेमोक्रेसी कंप्लीट कर ली, कौन सी? डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी।